Welcome to Study IQ. I'm Amit Waridhi Kilor, and today we'll be continuing with the Laksh series for the prelims 2022. लक्ष्य एक ऋतिक रोशन की मूवी भी थी जिसका प्रीमाइस ये था कि जो भी यंग आप जैसे जो लोग होते हैं कई बार उन्हें अपना एम नहीं मिलता है एंड हाउ डू दे फाइंड दैट लक्ष्य ऑफ देयर्स. Unlike Hrithik Roshan, I think we are sure that our laksh or our aim is UPSC Prelims 2022 or UPSC as such. और यूपीएससी प्रीलिम्स किसी भी एग्जाम को इवन मेंस को करने के लिए हमें पढ़ने पड़ते हैं पिछले एक साल के करंट अफेयर्स एग्जाम की जो प्रीसीडिंग डेट होती है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स विच आर गिवन इन द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी नोटिफिकेशन एवरी ईयर लाइक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशंस सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, मतलब स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है, बट द सिलेबस सेज इट्स अ वेरी ओवरआर्किंग टर्म दिया हुआ है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसको एक स्पेसिफिकली हम इंटरनेशनल रिलेशंस के डिस्टिंक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक टॉपिक करके पढ़ भी सकते हैं. इन सारे के सारे टॉपिक्स के जो पिछले एक साल के करंट अफेयर्स है, स्टडी IQ इज ट्राइंग टू एक्चुअली डू दैट थ्रू द सीरीज ऑफ द लक्ष्य, जिसकी 2 क्लासेस आती हैं, एक शाम को 6 बजे हर रोज और एक सुबह 11 बजे एवरी डे, जिसके अंदर हम ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, इनके पिछले जो भी एक साल के करंट अफेयर्स हो गए उनको आपको करा रहे हैं. इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, ओके, इफ यू आर रियल सीरियस कैंडिडेट और आपको पता है कि प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस और करंट अफेयर्स और स्टैटिक की जो कनेक्शन होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, सो दिस सीरीज ऑफ फॉर यू. You can also share it with obviously your friends who are preparing for the exam. Better the competition, it will be much more fun to clear it. Let's start with the polity current affairs today. Alternative dispute resolution could transform legal landscape. CJI, Chief Justice of India, Ramana. Chief Justice of India, Ramana ने ये statement दी है. Nobody is going to ask us कि CJI Ramana ने ये statement दी थी, क्यों दी थी, कहां दी थी, कैसे दी थी, इस बात से इररेलेवेंट नहीं होता है. हाउएवर यूपीएससी एग्जामिनर इमीडिएटली जब इस न्यूज को पढ़ेगा उसके दिमाग में एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी कि ओ, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इससे एसोसिएटेड पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, एंड हेंस वी विल स्टडी व्हाट इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आर. ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन अ सोसाइटी, द जॉब ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज गिवन टू द जुडिशरी. जुडिशरी का काम क्या होता है? स्टेट और सिटीजन के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है उसको सॉल्व करना, 2 सिटीजन के बीच में डिस्प्यूट हो जाए उसको सॉल्व करना, और राज्य सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए उसको सॉल्व करना, 2 राज्य सरकारों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए उसको सॉल्व करना. दैट इज प्राइमरली द जॉब ऑफ जुडिशरी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब जिसमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसके अंदर लिटिगेशन यानी कि जो जुडिशियल सिस्टम है उसका इन्वॉल्वमेंट ना हो, रादर ऑल्टरनेटिवली किसी दूसरे तरीके से ये सॉल्व किया जा सकता है. जैसे इसके बारे में, दिस इज एक्चुअली वेरी सिंपल इफ यू थिंक अबाउट इट. अगर एक पड़ोसी 2 लोग हैं, 2 भाई है, 2 बड़े भाई, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, और अगर उनके बीच में प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, सो देयर आर सेवरल वेज टू सॉल्व इट. एक तो प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो सीधा जाके जुडिशरी के पास जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, दोनों के दोनों अपने विचार सामने रखेंगे, जिसका भी विचार, जिसका भी पक्ष सही हुआ, जुडिशरी उसके फेवर में वो डिसीजन दे देगा. However, the same people can actually choose to decide it कि वो अपने किसी बड़े कुछ रिश्तेदारों से मिलके उनके सामने बैठ के बात करे, वो कुछ जजमेंट दे सकते हैं, और अगर दोनों ने मान ली तो बेसिकली वो भी डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन माना जाएगा. दैट इज एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. इसी चीज की फॉर्मलाइजेशन को ADR कहा जाता है. यूजुअली जो लिटिगेशन होती है, कोर्ट का सिस्टम होता है, उससे थोड़ा कम कॉस्टली होता है, जल्दी किया जाता है, कोलैबोरेटिव है. क्योंकि अगर हम देखें जब दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई तो जो कोर्ट के अंदर गया तो वहां पर क्लैश था, बोथ वर ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट अगेंस्ट ईच अदर. लेकिन अगर दोस्तों के द्वारा, घर के द्वारा, मीडिएशन के द्वारा कुछ सॉल्व किया, सो बोथ आर कोलैबोरेटिंग इन ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन. एक्सेसिबिलिटी, नॉन एडवर्सेरियल. हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो एडवर्सेरियल होता है. एडवर्सेरियल का मतलब ये होता है कि कोर्ट जज के सामने, कोर्ट में जब जाते हैं तो 2 लोग या 2 पार्टी जब जाते हैं तो वो एक दूसरे की एडवर्सरी होती है. उसके अंदर एक जीतेगा और एक हारेगा. दोनों के दोनों ये कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने को सही प्रूव करे और सामने वाले को गलत प्रूव कर दे. वेयरएज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में एक्चुअली में फोकस रहता है कि किस प्रकार से इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है. इसमें यूजुअली एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी, दो नॉर्मल जुडिशियल सिस्टम में भी एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, विच इज द जज.
डोमेन ऑफर्स टू रिजॉल्व ऑल मैटर्स रिलेटेड टू सिविल डिस्प्यूट, कमर्शियल, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड के साथ, कि जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, दोज आर नॉट फॉर द क्रिमिनल इश्यूज। जो क्राइम होता है, क्राइम इज यूजुअली अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, स्टेट के बीच में। तो अगर किसी सिटीजन के साथ कोई क्राइम हुआ है तो वो बेसिकली स्टेट के भी अगेंस्ट हुआ है, तो उस चीज को यूजुअली ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से नहीं सॉल्व किया जाता है। पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से एसोसिएटेड, एक कंपनी का दूसरे कंपनी के ओवरटेक करना, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ अग्रीमेंट किया और उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई, दोज काइंड ऑफ इश्यूज, सिविल इश्यूज, प्रॉपर्टी के इश्यूज, डिवोर्स के इश्यूज जो ये होते हैं, ये सारे के सारे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स के द्वारा सॉल्व किए जा सकते हैं। लेजिस्लेशन, अब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड जो सिस्टम है वो है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908। उस 1908 के सीआरपीसी के अंदर लिखा गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो कोर्ट, जो कोर्ट्स के सामने केस है, वो किसी इश्यू को सेटलमेंट के लिए बाहर रेफर कर सकती है। एडीआर को, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम हमारे सीआरपीसी में दिया गया है। एंड देन एक हमारे पास एक स्पेसिफिक लॉ एग्जिस्ट करता है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। आर्टिकल नंबर 39A, आर्टिकल नंबर 39A के अंदर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिखी गई है, जिसको कहते हैं कि जितने भी लोग हैं उनको फ्री लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। दिस इज एक्चुअली लॉजिकल इफ यू थिंक अबाउट इट। जस्टिस इज अ बेसिक राइट, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। लेकिन सपोज कीजिए कि कोर्ट के पास कोई इंडिविजुअल जाए और देयर इज द पर्सन इज सो पुअर कि वो बेसिकली अपने लिए एक लॉयर भी ना ला सके, खुद तो इन्फॉर्मेशन होगी नहीं, इलिटरेट है, लिटिगेशन खुद तो लड़ नहीं सकता है ट्रायल पे, और अब उसके पास कोई वकील भी ना हो, तो ये किस प्रकार का जस्टिस हुआ? हेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाले पार्ट 4 के अंदर एक चीज दिखी गई थी, आर्टिकल नंबर 39A में, कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी के पास एबिलिटी नहीं है लीगल सपोर्ट लेने की, तो द स्टेट शैल प्रोवाइड इट। इसी डीपीएसपी के तहत एक लॉ पास किया गया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, जिससे अगर किसी इंडिविजुअल को कोई वकील अगर हायर नहीं कर सकता है, द स्टेट हैज टू प्रोवाइड दैट पर्सन अ लॉयर। ये वाली बात हो गई। साथ ही साथ इसके साथ फ्री लीगल एड के साथ साथ इन्होंने एक लोक अदालत का भी एक कॉन्सेप्ट लाया था। लोक अदालत ऐसी कोर्ट्स होती है जहां पे दो पार्टी जिनके बीच में कोई लंबा इशू चल रहा हो, सिविल इशू हो, डिवोर्स का, मैरिज से एसोसिएटेड, प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड, दे कैन गो देयर एंड दे कैन सॉल्व इट। वो उस समय वहां पे उसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कोर्ट वाले जो नॉर्मल लंबे प्रोसीजर होते हैं ना, लिटिगेशन के, ट्रायल के, वकील के, प्रूफ, एविडेंस के, ये सारे के सारे फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। वो थोड़ा सा ज्यादा कोलैबोरेटिव अप्रोच रखते हैं लोक अदालत के अंदर। एक्ट के अंदर उसके साथ साथ एक और आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट, जिसके अंदर अलग अलग प्रोविजन है आर्बिट्रेशन से रिलेटेड और कंसाइलेशन से रिलेटेड। हम इनके बारे में डिफरेंस देखते हैं कि तीनों में फर्क क्या है, कैसे कैसे एडीआर, व्हाट इज आर्बिट्रेशन, व्हाट इज कंसाइलेशन, व्हाट इज मीडिएशन, लोक अदालत का फंडा क्या होता है। आर्बिट्रेशन, कंसाइलेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत, ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ऐसे मैकेनिज्म जिनसे डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जा सकता है बिसाइड्स द कोर्ट के बाहर इसको करने का तरीका होता है। लेकिन इन सब में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है, ठीक है। कुछ फॉर्मल है, कुछ इनफॉर्मल है, कुछ के डिसीजंस पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होते हैं और कुछ के डिसीजंस पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट, क्योंकि इनके बीच में कॉन्सेप्चुअल जो डिफरेंस है वो किसी न किसी दिन यूपीएससी एग्जाम जरूर पूछेगा। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे फॉर्मल होता है उसको कहते हैं आर्बिट्रेशन, द मोस्ट फॉर्मल ऑफ ऑल ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ट्रायल से फॉर्मल होता है, ट्रायल से कम फॉर्मल है। ऑब्वियसली जो सबसे फॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है दैट इज गोइंग टू द कोर्ट, ठीक है। लेकिन आर्बिट्रेशन उससे फॉर्मल होता है, डिस्प्यूट इज सबमिटेड टू एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, इंडिविजुअल और ट्राइब्यूनल। सीधी सीधी बात है, एक बात समझाते हैं इसके अंदर। जैसे सपोज कीजिए दो बड़ी कंपनियां हैं, वो एक दूसरे के साथ किसी अग्रीमेंट में एंटर करना चाहती है। अमेजॉन करते हैं, लेट्स से अमेजॉन, हमें इमेजिन से अमेजॉन आ गया और फ्यूचर ग्रुप्स, अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप दो बड़ी कंपनियां हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ अग्रीमेंट करना चाहती थी। जब वो अग्रीमेंट करती हैं तो यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं, दे फिगर आउट कि सामने आने वाले समय में किसी प्रकार का डिस्प्यूट आ सकता है। सो दे डिसाइड इवन बिफोर एंटरिंग इनटू द अग्रीमेंट कि अगर अग्रीमेंट में एंटर करने के बाद कोई डिस्प्यूट हुआ तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट वी विल गो टू एन आर्बिट्रेटर, वी विल गो टू ए ट्राइब्यूनल, एन आर्बिट्रेटर। हम खुद ही, मतलब कि वो एक अग्रीमेंट के अंदर पहले ये लिख देते हैं कि हम अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होगा ना तो हम एक दूसरे को कोर्ट में नहीं घसीटेंगे, रादर एक आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल या एक आर्बिट्रेटर, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी के साथ जाएंगे जो कि हमारे अग्रीमेंट के प्रोविजंस के बेसिस के ऊपर डिसीजन देगा। अब
इसमें राइट टू अपील नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों पार्टी ने पहले अग्री किया होता है कि अगर डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, हम सीधा आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे। द डिसीजन जो भी आर्बिट्रेशन के द्वारा बनाया जाता है दैट इज फाइनल एंड द बाइंडिंग। इसकी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्रायर अग्रीमेंट इज बेसिकली रिक्वायर्ड अंडर आर्बिट्रेशन। लॉजिकली वाली बात है, अगर प्रायर एग्रीमेंट नहीं होगा तो कोई क्यों आर्बिट्रेशन में जाएगा? क्योंकि आर्बिट्रेशन में न्यूट्रल थर्ड पार्टी गलत डिसीजन दे देगी तो फिर उसके बाद अपील नहीं हो पाएगी। सो हेंस ओनली आर्बिट्रेशन, सिर्फ ये मतलब दिस इज द मोस्ट फॉर्मल वे ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये बहुत ही फॉर्मल तरीका होता है और बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं वो अग्रीमेंट में एक साथ अपने एंटर करने से पहले इस बात का डिसीजन ले लेती हैं। दूसरा हो गया कंसाइलेशन। ये आर्बिट्रेशन से भी फॉर्मल है और इसके अंदर किसी प्रकार का अग्रीमेंट नहीं होता। इसका सिंपल सा मुद्दा यह है कि एक इंपार्शियल थर्ड पार्टी को बुलाते हैं जो कि कंसाइलेटर होती है और वो किसी चीज को सॉल्व कराने की कोशिश करती है। दिस इज समथिंग लाइक, अगर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे सोचे, सपोज कीजिए कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में लड़ाई हो गई। ठीक है, लड़ाई हो गई है, डिस्प्यूट हो चुका है। अब उसमें कोई प्री अग्रीमेंट तो था नहीं कि डिस्प्यूट होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे। एंड लेट्स से कि वाइफ के फादर और हस्बैंड के जो फादर है वो दोनों मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, राइट। कंसाइलेटर इट थर्ड पार्टी होती है। इट हेल्प्स पार्टीज टू अ डिस्प्यूट इन रीचिंग अ म्यूचुअली अग्रीड सेटलमेंट। अब ऐसे में आप इमेजिन कीजिए कि हस्बैंड और जो वाइफ है, जरूरी नहीं है कि वो जो बड़े लोग जो सॉल्व कराने आए बात है उसकी बात को माने ना माने। हाँ, अगर दोनों बात मान लेते हैं तो बेसिकली सॉल्यूशन हो गया। पार्टीज एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है जो कंसाइलेटर की रिकमेंडेशन हो। कंसाइलेटर सेटलमेंट अगर एक्सेप्ट हो गई तो फाइनल और बाइंडिंग हो। अगर एक भी मना कर दिया, कि ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है, दिस इज बाय चॉइस, दोनों पार्टी के पास चॉइस होगी। अगर उन्हें कंसाइलेटर की बात दोनों के दोनों को पसंद आ गई तो दोनों के दोनों को पसंद आ गई तो भाई अब दोनों बातें मान लो। अगर मान ली तो डिस्प्यूट विल बी कंसीडर्ड ओवर, नाउ नोबडी कैन गो टू द कोर्ट। हाँ, अगर कोई एक पार्टी ना माने देन द पार्टी कैन ऑब्वियसली गो टू द कोर्ट। कंसाइलेटर आर्बिट्रेशन से थोड़ा सा कम फॉर्मल और बेसिकली जो नेक्स्ट वाला हमारा मीडिएशन है उससे थोड़ा ज्यादा फॉर्मल। बेसिकली हम फॉर्मेलिटी के कॉन्सेप्ट पे देख रहे हैं। सबसे पहले कोर्ट होती है, मोस्ट फॉर्मल वे टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। फिर हो गया आर्बिट्रेशन और उसके बाद हो गया हमारा कंसाइलेशन। इसमें भी बाइंडिंग है लेकिन इसमें चॉइस नहीं है, याद रखना। आर्बिट्रेशन में चॉइस नहीं होती है। आर्बिट्रेशन के पास केस चला जाएगा, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के पास केस चला जाएगा, तो जो वो जजमेंट देंगे वो फाइनल जजमेंट हो चुकी है, उसमें अब किसी के पास चॉइस नहीं है। कंसाइलेशन में जजमेंट होने से पहले, डिसीजन होने से पहले दोनों पार्टीज के पास चॉइस है वेदर दे वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट। एंड द थर्ड, उसके बाद जो आता है एडीआर, उसको कहते हैं मीडिएशन। ये एक नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर है। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट इज बाय द मीडिएटर इज लेफ्ट विद द डिस्प्यूटिंग पार्टी। ये वही वाली बात है, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में लड़ाई हो गई, दोनों के दोस्त आए हैं और बेसिकली उस मुद्दे को सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्होंने बात मान ली तो ठीक है, अगर उन्होंने ना मानी तो बेसिकली कोई कुछ एक्चुअली में ज्यादा कुछ कर नहीं सकता उस मुद्दे पे। मीडिएटर के पास कोई पावर नहीं है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, वो सिर्फ पार्टीज को कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प कर सकता है। हम पहले वाले अगर कंसाइलेशन वाले केस में देखें, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो प्रॉब्लम हो रही थी उसमें जो पेरेंट्स होते हैं दे हैव सम अथॉरिटी, कुछ पावर होती है। अगर वो कुछ सजेस्ट करते हैं तो उसके पीछे कुछ फोर्स होता है। यहां पर अगर हम मीडिएशन में बात करें, द मीडिएटर का सोल रोल है कम्युनिकेट करना दोनों पार्टीज के बीच में। सो जरूरी वो जो सजेस्ट करेगा वो कोई माने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोर इंपॉर्टेंटली कई बार वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन पे पहुंचने के बावजूद भी प्रॉब्लम, मतलब वो उसको डिनाई भी कर सकते हैं वंस इन अ वाइल। एंड द लास्ट वन इज ऑब्वियसली नेगोशिएशन विच इज अ सॉर्ट ऑफ मीडिएशन, बट इसमें पार्टीज जो है वो आमने सामने थोड़ा ज्यादा क्लियरली बैठे होते हैं। नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर होता है, जरूरी नहीं है, जरूरी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर सकते हैं बट जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो। दो पार्टीज इकट्ठे बैठ के सामने एक दूसरे से बात, दिस इज जस्ट लाइक कि दो फ्रेंड्स है, एक दूसरे के बीच में लड़ाई हो गई, आफ्टर अ वाइल दे रियलाइज कि भाई एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। प्राइमरी मेथड ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर रेजोल्यूशन का डिस्प्यूट निकल आया अपने अपने अमंगस्ट डिस्कशन करेंगे एंड इफ द सॉल्यूशन इज डन इट्स बेसिकली सॉल्यूशन। ये वाली सिंपल बात है। एक तो ये हो गया एंड इसके साथ साथ एक एडीआर जो हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाला, लोक अदालत। लोक अदालत, पीपल्स कोर्ट, ठीक है, लोगों की अदालत जो होती है, पीपल्स कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 के तहत मिली हुई है। अब फंडा समझ लिए इसको पूरा का पूरा क्या होता है। कोर्ट्स में बड़े सारे से केसेस है, ठीक है, जैसे कि प्रॉपर्टी के, डिवोर्स के, मैरिजेस से एसोसिएटेड, मेंटेनेंस से, इनहेरिटेंस से एसोसिएटेड बड़े सारे से सिविल केसेस, नॉट द क्रिमिनल वन, वो केसेस है 2 3 4 5 6 7 8 10 सालों से वो कोर्ट में लटके हुए, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। सो व्हाट
दीज पीपल कैन डू, दोनों की दोनों पार्टी अब परेशान हो चुकी है तो वो डिसीजन लेती है कि इसको सॉल्व करा लेते हैं। हाउ डू वी सॉल्व दीज केसेस? लोक अदालत में जाके सॉल्व कराएंगे। ठीक है, लोग लोक अदालत जाते हैं, दे विल गो इन दी लोक अदालत ऑन दैट डे। लोक अदालत इज लेस फॉर्मल देन द कोर्ट, एक्चुअल कोर्ट उससे लेस फॉर्मल होती है। यहाँ पे विटनेसेस के या जो एविडेंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना वो इजीली है, इनफॉर्मली करे जा सकते हैं। वहां पर एक मजिस्ट्रेट बैठते हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट होंगे, वो उस दिन उनके केस का उसी दिन डिसीजन दे देंगे। वो लंबी डेट्स नहीं देते रहेंगे कोर्ट्स की तरह, वो उसी दिन डिसीजन दे देंगे जो कि डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होगा। वो फिर उन दोनों पार्टी को मानना पड़ेगा। ऑर्डर, अब जो लोक अदालत का जो ऑर्डर हो गया, अब बेसिकली ये नहीं कि उसके अगेंस्ट कोर्ट दूसरी कोर्ट में चले जाएंगे। यूजुअली कोर्ट्स का सिस्टम क्या करता है कि भाई आप एक लोअर मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास गए, उन्होंने डिसीजन लिया, आपको पसंद नहीं आया, आप हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी पसंद नहीं आया, आप हाई कोर्ट पे चले जाओ, हाई कोर्ट का नहीं पसंद आया तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। इन जनरल एक तरीके से जाया जा सकता है। बट लोक अदालत का मतलब है कि दोनों पार्टी ने डिसाइड किया कि हमें सॉल्यूशन चाहिए, अब कोई भी सॉल्यूशन हो, और जैसे ही लोक अदालत डिसीजन देगी उसके अगेंस्ट अब कोई अपील नहीं कर सकता है। कैन टेक मैटर्स एट अ प्री लेजिस्लेटिव स्टेज, कैन डील विद बोथ सिविल एंड द क्रिमिनल मैटर्स बट नॉन कंपाउंडेबल। क्रिमिनल मैटर भी छोटे वाले, बड़े ऐसे मर्डर वाला केस को नहीं लोक अदालत हैंडल करेगी। नॉन कंपाउंडेबल मतलब कि छोटे केसेस, जैसे कि थेफ्ट है, ठीक है, किसी ने 200 रुपए चुरा लिए थे कहीं से मालिक से, किसी ने 2000 रुपए चुरा लिए, छोटे मोटे जो मुद्दे होते हैं क्रिमिनल वाले, उनको हैंडल कर सकती है लोक अदालत। दैट इज इट। चलिए एक और बात करते हैं। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी को रिसेंटली ट्रांसफर कर दिया गया मेघालय हाई कोर्ट, जिसकी वजह से जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर सवाल उठ गए। मतलब कि टेक्निकली पॉलिटिकल इशू ये था कि बेसिकली नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी कोई कंट्रोवर्शियल न्यूज के अंदर नहीं जाना होता है, हमें कंट्रोवर्शियल न्यूज का जो स्टैटिक पार्ट है उसके ऊपर फोकस करना होता है। भाई ये अपॉइंटमेंट कैसे होती है हाई कोर्ट के जज की, और ट्रांसफर कैसे होती है, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो रेगुलर हो रही है हाई कोर्ट के जजेस की। हमारे देश के अंदर कुछ नहीं तो अप्रोक्सीमेटली 1079 से अधिक हाई कोर्ट जजेस हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर लेकिन काफी रेयर होता है, एक हाई कोर्ट जज का दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना ये थोड़ा सा रेयर होता है। तो ये अभी किया गया है तो इट बिकम ए कंट्रोवर्सी। ये पूछा गया कि अगर ऐसे हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर किया जाएगा तो क्या जुडिशरी के पास इंडिपेंडेंस बचेगी? सवाल बनता है। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस अदर जजेस, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होते हैं एंड देन देयर आर सर्टेन अदर जजेस। अब क्या स्ट्रेंथ होती है हाई कोर्ट की, वो स्पेसिफिकली डिसाइड करते हैं पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा। आज के पूरे लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको यहां पे याद करो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो, वियर्ड ऑल्सो। क्या हाई कोर्ट के अलग अलग हाई कोर्ट है तो अलग अलग हाई कोर्ट की अलग अलग स्ट्रेंथ है, राइट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर आप स्ट्रेंथ देखेंगे तो वहां पे 80 से अधिक जज होंगे। सिक्किम हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ देखोगे तो उसमें सिर्फ 3 या 4 जजेस होंगे हाई कोर्ट के। अब वो जो स्ट्रेंथ है वो कौन डिफाइन करता है? अब द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि जो हाई कोर्ट के जजेस है उनको उनकी जो स्ट्रेंथ होती है कि एक हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, दैट इज डन बाय द पार्लियामेंट। व्हाई दिस इज इंटरेस्टिंग इज दैट क्योंकि ऑफिशियली एंड लीगली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर नॉट हायरार्किकल। सुप्रीम कोर्ट ऊपर नहीं होता है हाई कोर्ट के। ऑफिशियली लीगली स्पीकिंग दोज आर इक्वल। हाई कोर्ट भी इक्वल है, सुप्रीम कोर्ट के इक्वल होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, फंडामेंटल राइट्स के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो। मोर इंपॉर्टेंटली इवन ऑल दी हाई कोर्ट्स, पार्लियामेंट का भी कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तो उसको अवॉइड कर सकती है। एंड दिस पावर इज अवेलेबल विद द हाई कोर्ट्स आल्सो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी कई जजमेंट्स में कहा है कि वी आर नॉट सीनियर टू हाई कोर्ट। वो तो सिर्फ हमारे अपील के जो केसेस हैं हाई कोर्ट्स के वो सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं, बट टेक्निकली स्पीकिंग हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट बराबर होती है। अगर ऐसा है तो देन ये डिफरेंस क्यों स्पेसिफिकली किया जाता है, एंड हेंस दिस पॉइंट्स एक्चुअली बिकम इंटरेस्टिंग। तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि हाई कोर्ट के जो स्ट्रेंथ होती है जजेस की, दैट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, व्हिच मींस कि दैट इज डिसाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिव। व्हेरेज सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की स्ट्रेंथ है दैट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, व्हिच मींस दैट इज डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेटिव। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा, हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। दोनों के दोनों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो सेम है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे तो भी वो सेम होगा, बाय प्रेसिडेंट। प्रोसेस क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन। प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और गवर्नर ऑफ द स्टेट से। सो दो जजेस होते हैं, एक तो चीफ जस्टिस होंगे ऑफ हाई कोर्ट, प्लस जो बाकी जजेस होते हैं उनको कहते हैं प्यूनी जजेस।
ठीक है, तो दोनों की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है? चीफ जस्टिस अगर किसी हाई कोर्ट के अपॉइंट करने हो तो प्रोसेस होता है कि ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, दूसरे जजेस को अगर करना हो तो प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। मतलब कि एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया इसमें, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑब्वियसली इन्वॉल्व है, गवर्नर ऑब्वियसली इन्वॉल्व है, प्लस अब क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट हो चुके तो उनको भी होगा। अच्छा, यहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट मीन ओनली वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इट एक्चुअली मीन्स 4 मोर जजेस। इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो क्या हुआ, जो ये जजेस के अपॉइंटमेंट का केस है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस के अपॉइंटमेंट का केस है, इस मुद्दे को सॉल्व किया गया था जिसको कहते हैं 3 जजेस केस। क्या कहते हैं? 3, यहां लिखता हूं आपके लिए, 3 जजेस केस। 3 केसेस थे, इनको सबको अंडरस्टैंड करते हैं। आइए अभी थोड़ी देर में मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर अच्छा लगेगा। पहले मैं दिखाता हूं 3 जजेस केस क्या थे, जो कि एक्चुअली में अपॉइंटमेंट के बारे में बताते हैं। 3 जजेस केस यानी कि 3 केस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के विच डिसाइडेड कि कैसे जजेस को अपॉइंट करना चाहिए। इंप्लीकेशन ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन इन आर्टिकल नंबर 124 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में यह लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करेंगे, और जब प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करेंगे तो कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ठीक है, अब जो ये वर्ड कंसल्टेशन था, इस बात पर डिबेट खड़ा हो गया। डिबेट ये खड़ा हो गया कि प्रेसिडेंट अगर कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तो ये कंसल्टेशन प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये डिसीजन हुआ 3 केसेस के द्वारा। पहले जज में, जैसे फर्स्ट केस था जिसको कहते हैं फर्स्ट जजेस केस, ठीक है, ये 1981 में हुआ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कंसल्टेशन, तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से किसी भी जज को अपॉइंट करने से पहले, परंतु ये बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। कंसल्टेशन डज नॉट अमाउंट टू कंकरेंस। तो मतलब कि चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे कि इस आदमी को मैं जज बना दूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लेट्स से कहा कि नहीं किया। अब कंसल्टेशन तो हो चुकी है, तो इसका जरूरी नहीं है कि भाई अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था वही करना है। कंसल्टेशन डज नॉट अमाउंट टू कंकरेंस। तो फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि कंसल्टेशन का ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात माननी पड़ेगी, बस कंसल्टेशन करना जरूरी है, उनका ओपिनियन क्या है ये बात जानना जरूरी है। रूलिंग गेव एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ओवर जुडिशरी इन जुडिशियली अपॉइंटमेंट। क्लियर कट एग्जीक्यूटिव के पास पावर आ गई ना इसमें। इसका मतलब प्रेसिडेंट की अब मर्जी होगी, उसी को जज बनाएंगे, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट जाएंगे कंसल्ट करने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तो वो जो मर्जी कहें, वो हाँ कहते तो ठीक है मेरी मर्जी है, ना कह देंगे तब भी लगा ही सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी बात मानना जरूरी तो नहीं है। इस बात को 1993 में बदला गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट केस है, जिसको कहते हैं सेकेंड जजेस केस। कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस। सुप्रीम कोर्ट सेड कि अगर कंसल्टेशन बाइंडिंग नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तुम पूछ क्यों रहे हो कुछ भी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो कोई ऐसे थोड़ी ना कि आप उससे बातें करें और उसका ओपिनियन को आप डिसरिगार्ड कर दोगे किसी भी बात पे। दैट वुड बी टोटली अमाउंट टू यूजलेसनेस। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है कि प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, दैट मीन्स इट हैज अ पर्पस, और दैट पर्पस इज कंकरेंस, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे दैट इज बाइंडिंग। तो एडवाइस स्टैंडर्ड बाय द सीजीआई इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो 2 केसेस में एकदम पलटी मार दी सुप्रीम कोर्ट ने। पहले केस में प्रेसिडेंट के पास कंप्लीट पावर थी, किसी को भी अपॉइंट कर सकते थे वो जज, एंड दूसरे केस के अंदर वो पावर सारी की सारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास चलेगी कि अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे वही होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मना कर दिया तो नो है भाई, बाइंडिंग प्रो है। यस कर दिया तो यस है, तो वो हो जाएगा। सो इंट्रोड्यूस द कोलेजियम सिस्टम टू सीनियर मोस्ट जजेस विद कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इसको क्या कहते हैं? कोलेजियम। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? एक और तीसरा जज केस हुआ, ऑब्वियसली इसी केस के मतलब 3 जजेस केस है ना, 1998 में केस हुआ। इंस्टीट्यूशनलाइज द कंसल्टेशन प्रोसेस। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नीड टू कंसल्ट प्लूरैलिटी ऑफ द जजेस, यानी कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जब प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने जाएंगे एंड सीजीआई शेयर्स हिज ओपिनियन, तो सिंगल इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं चलेगा उनका ओपिनियन होगा जो कि कॉलेजियम का ओपिनियन होगा। एंड व्हाट इज कॉलेजियम? सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस।
तो अब अगर लॉजिकली बात की जाए, प्रेजेंटली इस समय स्टेटस ये है कि जब भी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और उनकी प्राइमेसी है, वो जो ओपिनियन देंगे दैट इज बाइंडिंग। हाउएवर द नेसेसरी पॉइंट इज कि वो जो ओपिनियन देते हैं वो ओपिनियन इंडिविजुअल सीजेआई का ओपिनियन नहीं होता है, रादर प्लूरैलिटी ऑफ द जजेस का ओपिनियन होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस का ओपिनियन होना चाहिए। और प्लूरैलिटी का मतलब यह है कि 5 में से अगर 3 ने भी मना कर दिया तो भी वो मतलब नो माना जाएगा, मतलब मैक्सिमम नहीं तो 4 बंदों की यस होनी चाहिए। इस चीज को प्लूरैलिटी कहते हैं। मेजॉरिटी वर्ड यूज नहीं किया है। मेजॉरिटी में तो 5 बंदे थे, सीजीआई प्लस 4 सीनियर, 3 बंदों ने यस कहा, 2 ने नो, तो 3 वाला डिसीजन माना जाएगा। नो, he has to take opinion of the plurality of the judges, which means कि 4 का मिनिमम 4 बंदे जो बोलेंगे एग्जैक्टली वो होगा। ऑब्वियसली 5 ने बोल दिया तो नॉन डिबेटेबल हो गया, बट मिनिमम 4 का होगा, दैट वुड बी डिसीजन टेकन। तो ये बेसिकली स्पेसिफिकली केस था हमारे सामने कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड यूजुअली कंसल्ट द कॉलेजियम एंड द चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट्स। हम क्या कर रहे थे, हाँ हम यहां कर रहे थे, ठीक है। तो कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन अब समझ में आ गई ना कि वो कॉलेजियम है, वो 5 लोग मिलकर एक डिसीजन देते हैं, उस चीज का मतलब होता है कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहीं पर जब ट्रांसफर की बात आती है तो ट्रांसफर में प्रेसिडेंट ऑब्वियसली अगर अपॉइंट प्रेसिडेंट किया तो ट्रांसफर भी प्रेसिडेंट करेगा, उसमें भी कंसल्टेशन लगती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कॉलेजियम जो 5 लोग है, चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि एक हाई कोर्ट में तो जज पहले से है, दूसरे में वो ट्रांसफर किया जा रहा होगा, तो इन दोनों हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे भी कंसल्ट करना पड़ेगा। कॉलेजियम का मतलब 4 सीनियर मोस्ट जजेस सीजीआई ऑफ द 2 कौन से, एक तो जहां पे है, एक जहां से ट्रांसफर हो रहा है। इजीली स्टफ वाली बात हो गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया ने रिसेंटली 3 टॉप वुमेन जजेस, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस बीवी नागरत्ना। भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सीधा यही पूछे, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि कौन सी 3 विमेन जजेस इस समय सुप्रीम कोर्ट की जजेस है। अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस का तो हम प्रोसेस देख चुके हैं, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस का सेम प्रोसेस होता है। कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जब हमारी स्टार्ट हुई थी ना 1950 में, तो उस समय टोटल 7 जज हुआ करते थे, ठीक है। बट पार्लियामेंट धीरे धीरे लॉ बनाकर इसको बढ़ा सकता है। अभी अभी हमने देखा चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। हाई कोर्ट की कौन करता है, प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा बढ़ा के इस समय इसको 34 जजेस कर दिए हैं। तो हमारी प्रेजेंट डे सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, 34, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी 33 जजेस, जिसको प्यूनी जजेस कहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है, ठीक है। अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होना चाहिए, नोबडी हैज, मतलब ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा कि किसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए, बट एक कन्वेंशन बन गई है कि आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रेकमेंड्स हिज सक्सेसर व्हिच इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द सीनियरिटी। क्या मतलब है कि देयर आर 34 जजेस ना, इस समय हमारे 34 जजेस हैं, उसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इस समय एन रामण्णा है, एन रामन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी 33 जजेस हैं। तो जब एन रामन्ना जी की रिटायरमेंट डेट आएगी तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा उसको बेसिकली चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। तो अभी हम एक्चुअली में, क्योंकि अब ये ऑब्वियसली ऑफिशियल है, तो अभी हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास 2027 तक की मतलब हमारे पास अनलिमिटेड लिस्ट है कि अगले आने वाला कौन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। यू कैन एक्चुअली फाइंड इट ऑन द इंटरनेट। इंडीड हमारे पास ऐसी लिस्ट है कि हम जानते हैं कि 2026 में, 2026 या 27 में से चेक कीजिएगा इसको, वी विल हैव फर्स्ट विमेन फीमेल सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फीमेल होंगी पहली बार देश के अंदर। वो वी ऑलरेडी नो इट बिफोर 2-3 ईयर्स बिफोर, ठीक है। अच्छा, ये सीनियरिटी के बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है कंफ्यूजन वाला। सीनियरिटी एज से डिफाइन नहीं होती है, ये नहीं होता कि कौन एज में सबसे बूढ़ा है, रादर नंबर ऑफ इयर्स द जज हैज बीन सर्विंग द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि वो कितने सालों से जज है। तो जो ज्यादा सालों से जज है, सो देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि कोई इंडिविजुअल 60 साल का हो लेकिन वो 4 साल से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो ही इज मोर सीनियर देन अ पर्सन जो कि 62 इयर्स का है लेकिन सिर्फ 3 साल से जज है। अंडरस्टैंड ना, सीनियरिटी नॉट ऑन द एज, रादर कितने साल से वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो जो भी सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जज के जो जिनका सबसे ज्यादा टाइम हो जाता है, दैट पर्सन बिकम्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कन्वेंशन बेसिकली 2 टाइम फॉलो नहीं की गई थी। एक तो 1973 में जब इंदिरा गांधी जी ने जस्टिस एएन राय को अपॉइंट कर दिया था चीफ जस्टिस स्किप करके, और फिर 1977 में भी जस्टिस एमएच बेग को कर दिया गया था। लेकिन अब सेकंड जजेस केस में ना
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कंपलसरी है। पहले ये कंपलसरी नहीं था, पहले ये सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशन पे फॉलो किया जाता था। नाउ इट इज कंपलसरी। अब इसको बदल नहीं सकते, पहले बदल सकते थे, अब नहीं बदल सकते। इवन एग्जीक्यूटिव के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो सबसे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। इट इज सिंपल, इट इज ए सेटल्ड डिबेट, इट वाज टोल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस। इस समय एनवी रामण्णा हमारे 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, सीनियरिटी की वजह से कभी कभी पता क्या प्रॉब्लम होती है, सीवी रामण्णा का जो टर्म है वो अब अप्रोक्सीमेटली शायद अगस्त में खत्म हो जाएगा। विद इन नेक्स्ट 3 months वी विल हैव 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि सबकी रिटायरमेंट एज भी बिल्कुल पास ही आ जाती है। ऑल ऑफ देम आर ओल्ड, ठीक है, रिटायरमेंट एज बिल्कुल पास है, 65 ईयर्स की रिटायरमेंट एज है। सो विद इन 3 months आफ्टर एनवी रमणा, जो कि 1.5 साल से अप्रोक्सीमेटली 18 महीने का उनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टेन्योर था, लेकिन अगले सीवी रमणा के बाद बिल्कुल 3 महीने के अंदर अंदर 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेंज हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं। ओके, 3 जजेस केस तो हमने बेसिकली पढ़ ही लिया है, वी हैव ऑलरेडी डन इट, सो दैट हैज ए प्रॉब्लम। अच्छा, 3 जजेस केस में फर्स्ट 81 में हुआ है, सेकंड 93 में हुआ है, थर्ड 97 में हुआ है। टाइम देखें इसका, 98 में, 93 में, ठीक है। तो फर्स्ट जजेस केस क्लियर है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं होता है। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव के पास पावर आ गई चीफ जजेस को अपॉइंट करने की। दैट वॉज ओवरटर्न इन 1993। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने बोला कि नो, कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है, इसका मतलब पावर इमीडिएटली सबके पास कहां से आ गई, जुडिशरी के पास। और थर्ड ने कॉलेजियम सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। उनका कहने का मतलब था, थर्ड वाले ने बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं होगा, रादर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इसका भी प्लूरैलिटी, ये भी मेजॉरिटी वाला नहीं, ठीक है, ये वाला कर दिया। इसके बाद रिसेंटली, क्योंकि अब देखिए, अब 1993 से लेके जो जुडिशरी को अपॉइंट करने की पावर है, जुडिशरी को जो अपॉइंट करने की पावर है वो है सुप्रीम कोर्ट के पास। हाँ, जुडिशरी की अपॉइंट करने की पावर जुडिशरी के पास है। इस चीज को बदलने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट एक लॉ लेके आई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए थे, वो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडिया वाज कि जुडिशरी की अपॉइंटमेंट होगी, कौन करेगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन किया करेगा, जिसमें जुडिशरी के भी लोग होंगे, एग्जीक्यूटिव के भी, गवर्नमेंट के भी लोग, एग्जीक्यूटिव के भी लोग होंगे। अब ये वाली बात थी कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम फॉलो हो रहा था 1993 से, इसको हटा दे और एक नया सिस्टम एस्टेब्लिश कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ये कह के कि एक्चुअली में इससे एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस होगी जुडिशरी में, विच इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। तो 2014 में एनजेएसी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब वो नहीं बनाया गया, दैट वाज एक्चुअली नेवर मेड, तो उसको खत्म कर दिया गया है, दैट हैज फाइनली बीन डन अवे विद। दैट केस इज आल्सो नोन एज द 4th जजेस केस। सो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट से एसोसिएटेड 4 केसेस है, मतलब कि उन्हीं चीजेस को जजेस केसेस कहते हैं जो कि जुडिशरी की अपॉइंटमेंट से, टोटल 4। पहले वाले में एग्जीक्यूटिव को मौका मिल गया था, लेकिन उसके बाद से फिर जुडिशरी ने पूरा कंट्रोल अपने पास ले लिया, एंड नाउ ऑब्वियसली दे वोंट गिव इट अवे वेरी इजीली। पार्लियामेंट ट्राइड टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू टेक पावर्स, कुछ तो मतलब एग्जीक्यूटिव की पावर मिले भाई जुडिशरी अपॉइंटमेंट में, बट वो उन्होंने ले ली। 100% इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द कॉलेजियम सिस्टम, जुडिशरी को अपॉइंट करने की जो पावर है वो जुडिशरी के पास खुद ही है, राइट। सो दैट वाज इट। आज हमने टॉपिक्स कम किए हैं, बट ये टॉपिक्स दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स एंड द जुडिशरी की अपॉइंटमेंट से एसोसिएटेड। यू कैन गेट द पीडीएफ्स बिलो द यूट्यूब कमेंट्स, एंड आई वुड रियली Study IQ would really prefer your feedback pertaining to the Lakshya series. If you want us to help you out for the exam, if you have any suggestions, please do mention it in the comments. And if you like the video, then definitely mention in the comments, right? I'll see you tomorrow in the next video. Have a nice day till then.